ये सरकार, माहौल, लास्ट चैप्टर ऑफ द कस्टम्स एक्ट, चैप्टर नंबर 32। सर सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 25, पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन। बच्चों जैसा हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 10 अंडर, सेक्शन नंबर 11 अंडर सीजीएसटी एक्ट, सेक्शन नंबर 6 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन सेम है सेक्शन नंबर 25 अंडर द कस्टम्स एक्ट 1962। गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो किसी भी गुड्स को एग्जाम कर सकता है फ्रॉम पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। दिस एग्जामिशन में भी कंडीशनल और अनकंडीशनल, दिस में भी फुल एग्जामिशन में भी फुल और पार्शियल, देन ना एग्जामिशन में भी गिवन बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन और ऑर्डर। भले नोटिफिकेशन दिया ऑर्डर दिया, बोथ आर एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। नोटिफिकेशंस आर एप्लीकेबल टू एवरी एलिजिबल एसएससी एंड सर ऑर्डर्स आर गिवन इन एक्सेप्शनल केसेस। और सर जिनके लिए ऑर्डर दिया है उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और हाँ, इफ एनी ऑफ द गुड्स आर फुल्ली एग्जेम्प्टेड अनकंडीशनली देन एसएससी शैल नॉट पे एनी ड्यूटी। ओके सर, ध्यान रखना, नोटिफिकेशंस जो भी होते हैं या ऑर्डर जो भी होते हैं जिनके थ्रू एग्जेम्पशन दिया है, सर इसमें कोई कंफ्यूजन था तो गवर्नमेंट चाहे तो विद इन 1 ईयर कोई भी क्लेरिफिकेशन ऐड कर सकती है बाय इश्यू ऑफ एक्सप्लेनेशन ऐड करके कोई क्लेरिफिकेशन दे सकती है बच्चों। ओके सर, ध्यान देना बेटा, अगर 100 रुपए से कम का गुड्स है, 100 रुपए से कम की कस्टम है, 100 रुपए या उससे कम तो कस्टम्स एग्जिम्ट है। ये जनरल एग्जिबिशन दिया ₹100 और लेस देन 100 अगर कस्टम पेबल है तो इट इज एग्जिम्टेड फ्रॉम ड्यूटी। ओके सर, ध्यान देना, एम अंबालाल एंड कंपनी के केस में एक जजमेंट आया हुआ है। एम अंबालाल एंड कंपनी के केस में जजमेंट दिया हुआ है कि इन्होंने क्या किया, स्मगलिंग किया, इलीगली इंपोर्ट किया और इनको गवर्नमेंट ने पकड़ लिया। और सर खास बात, सर इन ये ऐसे गुड्स में स्मगलिंग करते जिनका कस्टम्स एग्जिम था, तो जजमेंट आया कि स्मगल्ड गुड्स पे एग्जिबिशन नहीं मिलता है, एग्जिबिशन का बेनिफिट मिलेगा उन्हीं गुड्स पे जो लीगली इंपोर्ट हुए। इसलिए एम अम्बालाल एंड कंपनी में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और बोल दिया क्या कि अगर किसी गुड्स पे आपको एग्जिबिशन क्लेम करना है तो वो लीगली इंपोर्टेड होने चाहिए, इलीगली इंपोर्टेड गुड्स पे आपको कोई एग्जिबिशन नोटिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और टैरिफ में जो रेट दे रखा है उस रेट से कस्टम पे करना पड़ेगा। हाँ, टैरिफ में रेट ही नील लिखा है तो बात अलग होगी, नील रेट से कस्टम लगेगा बच्चों, क्लियर। पर टैरिफ में रेट है 25% और सर एग्जिबिशन नोटिफिकेशन बोलता है एग्जिम्ट है और वो इलीगल इंपोर्ट हुए तो ऐसे केस में एग्जिबिशन बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर स्मगलिंग किया, इलीगल इंपोर्ट किया तो। सर आइए नेक्स्ट पॉइंट है, एक रूल्स दे रखे बेटा, कस्टम्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स 2017। बच्चों ध्यान से सुनना, अगर मान लो कोई भी गुड्स पे एग्जिबिशन दिया कंडीशनल कि सर फॉर एग्जाम्पल आपने प्लास्टिक इंपोर्ट किया है, अगर आपने मार्कर मैन्युफैक्चर करने के लिए प्लास्टिक इंपोर्ट किया तो कस्टम एग्जिम्ट है, या ये पर्टिकुलर सर्विस सप्लाई करने के लिए कोई गुड्स इंपोर्ट किया तो कस्टम का एग्जिबिशन मिलेगा, या पार्शियल एग्जिबिशन या फुल एग्जिबिशन जो भी दिया है सर, तो कंसेशन आपको मिलेगा एंड यूज के बेस पे। अब सर मान लो मेरी फैक्ट्री है उदयपुर राजस्थान में, मैंने गुड्स इंपोर्ट किया मुंबई पोर्ट से। अब मुंबई के कस्टम ऑफिसर कैसे कंट्रोल करेंगे कि जिस पर्पस के लिए मैंने डिक्लेरेशन दिया वही पर्पस के लिए मैं यूज कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं उदयपुर में। इसलिए रूल्स आया, रूल बोलते हैं क्या, मेरे ज्यूरिसडिक्शनल एसीडीसी जो होगा मेरा उदयपुर का, जिस एरिया मेरी फैक्ट्री है जहां पे मैं लोकेटेड हूं, मेरे ज्यूरिसडिक्शनल एसीडीसी के पास जाके मेरे को उसको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि मेरे को साहब कंसेशन रेट पे गुड्स इंपोर्ट करना है और ये कंडीशनल एग्जिबिशन अवेलेबल है और मैं जो गुड्स इंपोर्ट करूंगा उसी पर्पस के लिए यूज करूंगा जिस यूज के लिए बेनिफिट मिला है सर। पर वो मेरे को अलाउ करेगा बट ऑन साइनिंग ऑफ अ बॉन्ड, वो मेरे से बॉन्ड साइन करेगा अलॉन्ग विद द सिक्योरिटी या श्योरिटी जो हम बात करेंगे बाद में बेटा। ओके सर, उसने मेरे से बॉन्ड साइन कर दिया, उसमें लिख दिया क्लियर कि जिस इंटेंशन से, जिस पर्पस के लिए आपने बेनिफिट लिया है उसी पर्पस में गुड्स को यूज करूंगा, अदर पर्पस के लिए यूज किया तो आई विल बी लायबल टू पे द टैक्स अलॉन्ग विद, जो मेरे को कंसेशन मिला वो मेरे को वापस रिटर्न करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। सरकार अब देना बेटा, बॉन्ड साइन कर दिया मैंने, मेरे को परमिशन मिल गई। अब जब भी मेरे को इस तरह का कंसेशन रेट ऑफ ड्यूटी पर गुड्स इंपोर्ट करना है तो पहले मैं मेरे ज्यूरिसडिक्शनल एसीडीसी को एप्लीकेशन दूंगा इन 2 सेट, उसमें लिखूंगा मेरे को ये गुड्स इंपोर्ट करना है, इतनी क्वांटिटी इंपोर्ट करनी है और ये कस्टम पोर्ट से इंपोर्ट करनी है, क्लियर। उसमें लिखूंगा साफ, 2 सेट में दूंगा, उसको एक्नॉलेजमेंट करके वो मेरे को एक सेट देगा। अब सर एक सेट वो मेरे को देगा और एक सेट उस ज्यूरिसडिक्शनल कस्टम पोर्ट के एसीडीसी को भेज देगा कि साहब इसने मेरे से परमिशन ली है, एप्लीकेशन दी है, या आपको एप्लीकेशन भेज रहा हूं। अब जो मेरे को 1 सेट दिया वो 1 सेट लेके मैं कहां जाऊंगा, कस्टम पोर्ट जाऊंगा, जिस पोर्ट से मेरे को गुड्स को क्लियर कराना है एट कंसेशन रेट, उसको बताऊंगा देखो साहब ये मैंने अपने ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर को एप्लीकेशन दी थी, उसका एक कॉपी आपके पास आया होगा, बोला हाँ आया है, क्लियर। तब वो मेरे को अलाउ कर देगा रिमूवल ऑफ गुड्स एट कंसेशन रेट ऑफ ड्यूटी, क्लियर। अब उसने अलाउ कर दिया रिमूवल। अब सर मैं गुड्स लेके आया, जैसे ही मैं अपने प्रीमाइसेस में पहुंचूंगा उसके 2 वर्किंग डे के अंदर मेरे ज्यूरिसडिक्शनल एसीडीसी को मेरे को इंटीमेशन देना पड़ेगा कि गुड्स आ गया है। आप चाहे तो फिजिकली वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ओके अब सर गुड्स में ले आया अपने यहाँ पे, अब मैं उसको यूज कर रहा हूँ, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड में मेंटेन करूंगा, स्टॉक रिकॉर्ड शुड बी अपडेटेड एंड सर एसीडीसी चाहे तभी कभी भी मेरे से वो रिकॉर्ड मंगा सकता है वेरीफाई करने के लिए, चेकिंग करने के लिए, वो ऑफिसर को भेज भी सकता है। ओके एंड सर मेरे को
क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक बेटा। अच्छा, उसमें लिखूंगा इतना मैंने गुड्स परचेज किया था, इतना मैंने यूज किया, इतना मैंने स्टॉक में है, इतना मैंने रिटर्न कर दिया, इतना मैंने डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिया विद पेमेंट ऑफ टैक्स विद इंटरेस्ट। क्लियर, प्रॉपर स्टॉक रिकॉर्ड में मेंटेन करूंगा, प्लस क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करूंगा 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक। ओके सर, अब अगर मान लो गुड्स मैंने मंगाए वो एक्सेस क्वांटिटी में आ गए या डिफेक्टिव आ गए या मेरे को नहीं चाहिए, तो ऐसे केस में मैं उन गुड्स को वापस से एक्सपोर्ट कर सकता हूं, बट विद इन 6 मंथ आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम एसीडीसी। या फिर मैं चाहूं तो उन गुड्स को डोमेस्टिक मार्केट में बेच सकता हूं। क्लियर, पर अगर मैंने उन गुड्स को वापस एक्सपोर्ट किया है तो सर मेरे को वो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, बट सर उसकी वैल्यू कैन नॉट बी लेस देन द वैल्यू जिसमें मैंने इंपोर्ट किया था। मैंने इंपोर्ट किया 1 करोड़ में, तो मिनिमम 1 करोड़ या उससे ज्यादा वैल्यू में मेरे को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा सब। क्लियर, और अगर डोमेस्टिक मार्केट में चाहे मैंने उन गुड्स को, तो एसीडीसी को इंटीमेट करना पड़ेगा। 6 मंथ के अंदर ही आप डोमेस्टिक मार्केट में बेच पाएंगे। पर अगर बेचा है तो सर जो कंसेशन आपने लिया था वो कंसेशन मतलब वो डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स आपको वापस से पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। क्लियर, अब सर लास्ट बता दी, क्या आपने जिस पर्पस के लिए गुड्स इंपोर्ट किया उस पर्पस के लिए अगर आपने यूज नहीं किया तो सर ऐसे केस में आपको डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। और अगर आप ये अमाउंट पे नहीं करते गवर्नमेंट को तो दिस अमाउंट विल बी रिकवर्ड बाय द डिपार्टमेंट एज पर रूल नंबर 8। और सर रिकवरी करेंगे बाय इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस। और आपसे जिस दिन आपको क्लियर करा था गुड्स का, उस दिन से लेकर जब आप गवर्नमेंट को डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स पे करेंगे तब तक का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा आपको बेटा। क्लियर, क्योंकि सर अगर कंसेशन नहीं लेते तो उस दिन कस्टम पे करते, तो उस दिन से लेकर अब तक का आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा बेटा, 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, एक सर्कुलर आया था कि सर बैंक गारंटी देनी है, श्योरिटी देनी है या सिक्योरिटी देनी, क्या करना है सर? तो ऐसे कैसे बोल दिया, क्या जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, भले स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या यूनियन टेरिटरी का हो या कोई ऑटोनोमस बॉडी हो बेटा, क्लियर, या पीएसयू है, इसको कोई सिक्योरिटी या श्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। सेकंड, सर ऐसे इंपोर्टर जो कौन है, ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर में रजिस्टर्ड है, उनको भी कोई बैंक गारंटी, कोई सिक्योरिटी, कोई श्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। थर्ड, सेकंड कैटेगरी, सर ध्यान देना बेटा, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस सप्लायर हो और आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो और आपका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल में मोर देन 1 करोड़ था और आप रेगुलरली जीएसटी की रिटर्न फाइल कर रहे हो विदाउट एनी फेल, तो ऐसे केस में आपको एक श्योरिटी अगर गारंटर प्रोवाइड करोगे तो भी चल जाएगा। पर अगर कोई श्योरिटी आपकी देने के लिए तैयार नहीं है तो आपसे बॉन्ड जो साइन करेंगे उसमें सिक्योरिटी लेंगे, बट सिक्योरिटी का अमाउंट विल नॉट बी मोर देन 5% ऑफ द बॉन्ड अमाउंट बेटा। क्लियर, 5% ऑफ द ड्यूटी फॉरगॉन, जो ड्यूटी का बेनिफिट आपको मिला है कंसेशन, उसका मैक्सिमम 5% ही सिक्योरिटी आपसे लेंगे। और इन एनी अदर केस 25% will be the security का अमाउंट बेटा। क्लियर, बैंक गारंटी और कैश सिक्योरिटी नॉट मोर देन 25% ऑफ द ड्यूटी फॉरगॉन बेटा। पर हाँ, एसीडीसी के पास पावर है कि अगर उसको लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू उसको मोर सिक्योरिटी लेनी बेटा, तो 5% या 25% जो आपके लिए रखा है उससे भी एक्सेस वो ले सकता है, बट नॉट मोर देन 100% ऑफ द ड्यूटी फॉरगॉन। क्लियर, अच्छा, ये जो बैंक गारंटी या ये जो आपको सिक्योरिटी से एग्जीबिशन का बेनिफिट मिला है 5% या 25%, अगर आपका एक्साइज में या कस्टम में या जीएसटी में कोई आपका प्रोसिक्यूशन चल रहा था लास्ट 3 साल में कभी भी, तो आपको ये बेनिफिट सिक्योरिटी का नहीं मिलेगा, आपको 100% ऑफ द सिक्योरिटी अमाउंट देना ही पड़ेगा बच्चों। क्लियर, 100% ऑफ द ड्यूटी फॉरगॉन। अच्छा, ड्यूटी फॉरगॉन क्या होता है? जितना बेनिफिट आपको कस्टम मिला है उसको बोलते हैं ड्यूटी फॉरगॉन, उसका 5%, 25% या 100% इज द सिक्योरिटी का अमाउंट बेटा। क्लियर, डन, ये खत्म हो गए रूल्स। आइए सर, नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन नंबर 27, सर रिफंड अंडर कस्टम्स। सरकार ध्यान देना, रिफंड जीएसटी का हो, कस्टम का हो या किसी भी इंडायरेक्ट टैक्स का हो, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट बोलता है कि रिफंड शिल बी अलाउड ओनली टू द पर्सन हु हैज बोर्न द बर्डन ऑफ एक्स्ट्रा टैक्स। सर आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा यू आर एन एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। तो सर ऐसे केस में सबसे पहली बात, अगर आपने प्रूव कर दिया कि यू आर एन एक्सेप्शन, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा रिफंड के लिए। रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा विद इन 1 ईयर फ्रॉम द रिलेवेंट डेट, 1 साल में। जीएसटी में 2 साल का टाइम है बेटा, यहाँ पे 1 साल में अप्लाई करना पड़ेगा। और हाँ, 100 रुपए से कम का रिफंड है तो रिफंड मत आना बेटा। क्लियर, हम आपको रिफंड अलाउ नहीं करेंगे। 100 रुपए का है, आप आ जाना। सर आप किसको अप्लाई करेंगे रिफंड के लिए? आपके जुरिस्डिक्शनल एसीडीसी को अप्लाई करेंगे रिफंड के लिए। प्लस रिफंड जब भी आप अप्लाई करेंगे आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपके केस में रिफंड बनता था, और सेकंड थिंग उसका बर्डन आपने ही बोन किया है तो रिफंड मिलेगा, नहीं तो दिस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड। अब हाँ ध्यान देना बच्चों, कौन कौन से केसेस आर दी एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। फर्स्ट, सर अगर आपने जो इंपोर्ट पर या एक्सपोर्ट पे कस्टम पे किया और आपने प्रूव कर दिया कि मैंने बर्डन शिफ्ट नहीं किया तो आपको रिफंड मिलेगा। सेकंड, आपका कस्टमर जिसने प्रूव कर दिया कि मैंने टैक्स पे किया था और मैंने ही बर्डन बोन किया, मैंने आगे शिफ्ट नहीं किया, तो उसको रिफंड मिलेगा। थर्ड, सर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट करी फॉर योर पर्सनल यूज, तो ऐसे केस में ऑब्वियस बात है आपने ही बर्डन बोन किया, आपको रिफंड मिलेगा। फोर्थ केस, सर आपने ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम के अंडर सेक्शन में 74 और 75, तो ऑब्वियस बात है आपने एक्सपोर्ट किया गुड्स का, इंपोर्ट पे कस्टम का बर्डन आपने बोन किया है, आपको रिफंड मिल जाएगा। सर देन गवर्नमेंट चाहे तो कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सन को नोटिफाई कर सकती है और बोल सकती है ये केसेस हमेशा एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट माने जाएंगे एज पर देयर स्टडी, तो उनको हमेशा रिफंड दिया जाएगा बेटा। एंड नेक्स्ट, अगर आपने कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट किया था
और सर एक्सपोर्ट करने पे एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करी थी और वो गुड्स रिटर्न हो गया विद इन 1 ईयर, याद है सेक्शन नंबर 26। सर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया और वो गुड्स रिटर्न हो गया विद इन 1 ईयर, तो ऐसे केस में अगर एक्सपोर्ट करने पे आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करी तो उसका रिफंड आप क्लेम कर सकते हो जिस दिन आपका गुड्स रिटर्न हो गया उसके 6 महीने के अंदर एज पर सेक्शन नंबर 26, तो वो भी एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट है। और लास्ट केस, अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, सेल्फ असेस किया और इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, आपने सेल्फ असेस किया बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल और आपने सेल्फ असेसमेंट के बेस पे कस्टम पे कर दिया और बाद में डिपार्टमेंट जब वेरीफाई किया आपका असेसमेंट तो पता पड़ा कि कस्टम नहीं बनता था या कम बनता था, तो जो अमाउंट आपने एक्स्ट्रा पे किया वो आपको रिफंड मिलेगा। यू आर एन एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट के केस में जिस दिन सेल्फ असेस किया उस दिन सेम डे आपको टैक्स पे करना पड़ता है और बाद में पता पड़ा कि फाइनल कम हुआ असेसमेंट आपका रीअसेस होके, तो ऐसे केस में डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स आपको रिफंड मिलेगा। यू आर एन एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। क्लियर, डन। अच्छा, रिफंड के लिए आपने अप्लाई किया, जब वैलिड एप्लीकेशन रिफंड की लग गई और ये पता पड़ गया कि आप ही डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट के एक्सेप्शन हो, आपको रिफंड मिलना चाहिए, उसके 3 महीने में अगर गवर्नमेंट ने रिफंड नहीं दिया, 3 महीने, सर जीएसटी में 60 दिन था, 60 डेज, 3 महीने में अगर गवर्नमेंट ने रिफंड नहीं दिया तो दे विल पे यू द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से बेटा। क्लियर, डन। सर नेक्स्ट बनाता है क्या, कंज्यूमर वेलफेयर फंड। सर ध्यान देना बेटा, गवर्नमेंट ने प्रिजम्पशन लिया हुआ है कि इंसिडेंस ऑफ ड्यूटी इज ऑलवेज पास्ड ऑन बाय द सप्लाई बाय द पर्सन टू द बायर, पर आपने अगर प्रूव कर दिया कि यू आर एन एक्सेप्शन तो आपको रिफंड मिलेगा, इसलिए बर्डन टू प्रूव इज ऑन दी असेसी, अदरवाइज अमाउंट हमेशा जाएगा कहाँ, कंज्यूमर वेलफेयर फंड। ओके सर, जो अमाउंट रिफंडेबल है अगर आप प्रूव नहीं कर पाएगी यू आर एन एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, तो ये अमाउंट विल बी क्रेडिट टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड। और हाँ, ये कंज्यूमर वेलफेयर फंड को यूटिलाइज करेंगे एज पर डायरेक्शन ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये अकाउंट मेंटेन करेगा वो। एंड सर इन दी वेलफेयर ऑफ, फॉर द वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर्स, इस अकाउंट को यूज करेंगे बेटा। क्लियर, डन। देश के कंज्यूमर, ध्यान है बेटा, आपको याद है लेक्चर में बताता देश के कंज्यूमर कौन, देश के नेता लोग, उनके वेलफेयर में काम आता है, ये मजाक करिए बेटा। ओके, सेक्शन में 28C बोलता है क्या, अगर आपने कोई भी कस्टम के डॉक्यूमेंट फाइल किए तो सर उसमें ड्यूटी का अमाउंट अलग से इंडिकेट करना पड़ेगा, जैसे बिल ऑफ एंट्री वगैरह जो भी आपने एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस वगैरह फाइल किया, ड्यूटी का अमाउंट हमेशा अलग से इंडिकेट करना है। प्राइस ऑफ द गुड्स विल ऑलवेज बी, सर विल ऑलवेज बी विदाउट टैक्स, और टैक्स का अमाउंट आपको अलग से इंडिकेट करना पड़ेगा। क्लियर, डन। ये सेक्शन में 28C भी खत्म होता है। अब आइए सर सेक्शन 99A, ऑडिट अंडर कस्टम्स। ऑडिट अंडर कस्टम्स सर याद है बेटा, डिपार्टमेंटल इंटरनल ऑडिट, डिपार्टमेंट की ऑडिट जो होती है बेटा वही यहाँ पे भी दे रखा है बेटा सेक्शन में 99A। ये बोला है ऑडिट कि सर सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंटली समझना पड़ेगा ऑडिट ही कौन होगा, किसका ऑडिट डिपार्टमेंट करता है, ये डिपार्टमेंट के ऑफिसर जाके ऑडिट करेंगे। अच्छा, सिंस सेल्फ असेसमेंट है हर जगह, इसलिए ऑडिट इज अ फीचर टू कंट्रोल द टैक्स इवेजन इन केस ऑफ सेल्फ असेसमेंट। पर हाँ, यहाँ पे ऑडिट का स्कोप बहुत बड़ा कर दिया डिपार्टमेंट ने। सेक्शन 99A बोलता है क्या, देखो फाइनेंस एक्ट 2018 से सेक्शन ऐड हुआ, फाइनेंस एक्ट 2018 से, और यहाँ पे बोल दिया ऑडिट ही कौन हो सकता है, किसका ऑडिट हम कर सकते हैं। ऑडिट ही कौन कौन, इंपोर्टर या एक्सपोर्टर या कस्टोडियन या लाइसेंसी ऑफ द वेयरहाउस, कस्टम वेयरहाउस का लाइसेंसी, उसका भी ऑडिट कर सकते हैं, कस्टोडियन का भी हम ऑडिट कर सकते हैं, ना केवल इंपोर्टर एक्सपोर्टर। ऑडिट ही कौन कौन होगा, कस्टोडियन, इंपोर्टर एक्सपोर्टर, वेयरहाउस ऑपरेटर। सर देन एनी अदर पर्सन हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली engaged या concerned in clearing, forwarding, stocking, carrying, selling और purchasing of imported goods और export goods और dutiful goods, इन सब का ऑडिट करने का पावर दे दिया डिपार्टमेंटल ऑफिसर को। और यहाँ पे बोल दिया क्या सर, डिपार्टमेंट क्या करेगा, रिस्क इवेल्युएशन सिस्टम के बेस पे देखेगा कि कौन कौन से लोगों का हमको ऑडिट करना चाहिए, और रिस्क इवेल्युएशन बेसिस पर वो सेलेक्ट करेगा कुछ लोगों को जिनका उसको ऑडिट करना है। क्लियर, ऑडिट इज द डिटेल्ड चेकिंग रिगार्डिंग असेसमेंट एंड ऑल द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय ऑल दिस गाइज। क्लियर, ध्यान रखना बेटा। सर आपने अगर कस्टम के अंदर कोई बेनिफिट लिया, जैसे ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट इश्यू कराया, इन सब का भी ऑडिट होता है बेटा। क्लियर, देना कोई भी बेनिफिट, ऑडिट का डेफिनेशन भी सुन लीजिए बेटा। ऑडिट इंक्लूड्स एग्जामिनेशन और वेरिफिकेशन, डिक्लेरेशन, रिकॉर्ड, एंट्री, डॉक्यूमेंट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लाइसेंस, ऑथराइजेशन, स्क्रिप्ट, सर्टिफिकेट, परमिशन एटसेट्रा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, टेस्ट और एनालिसिस रिपोर्ट और एनी अदर डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स और ड्यूटेबल गुड्स, एंड may include inspection of samples and goods if such samples or goods are available, and wherever necessary they may also draw the samples। ये सब ऑडिट के स्कोप में आता है बच्चों। अब सुनना बच्चों ध्यान से, ये कोई रेड नहीं मार रहे, सर्च नहीं कर रहे, ये ऑडिट क्या होगा, प्री डिफाइंड, प्री इंटीमेटेड ऑडिट होगा। जब भी ऑडिट करना होगा इनको, ये क्या करेंगे, सबसे पहले असेसी को, जिसका ऑडिट करना है, उस पर्सन को इंटीमेशन भेजेंगे एटलीस्ट 15 डेज इन एडवांस कि हमको इस पीरियड का ऑडिट करना है, आप ये डॉक्यूमेंट रेडी रखे, और मिनिमम 5 साल के डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे अगर वो मांगते हैं तो बेटा, टू कंडक्ट देयर ऑडिट। अब उन्होंने ऑडिट शुरू किया, आपसे डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड मांगे, आपको कॉपरेट करना पड़ेगा सारे। अगर सिस्टम बेस आपका काम है, सिस्टम का एक्सेस देना पड़ेगा। सर उन्होंने कोई क्वेश्चन रेज किया, आपको आंसर देना पड़ेगा। एंड सर
उनको कोई ऑब्जेक्शन है वो रेज करेंगे, उसका आप आंसर देंगे, ये ऑडिट पैरा बनेगा। इन सब ऑडिट पैरा को कंपाइल करेंगे तो ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी। और सर ये ऑडिट उनको 30 डेज के अंदर कंप्लीट करनी पड़ेगी। जिस दिन उन्होंने ऑडिट कमेंट्स किया उसके 30 दिन के अंदर ऑडिट कंप्लीट करनी पड़ेगी। पर कमीशन चाहे तो यहाँ पे 30 दिन का टाइम ऑडिट पार्टी को और दे सकता है कि 30 दिन तक का टाइम अगर आपको और चाहिए आप और ले लीजिए, अगर उनको रीजनेबल ग्राउंड लगता है कमिश्नर को तो। क्लियर? तो 30 दिन प्लस 30 दिन में वो ऑडिट कंप्लीट करेंगे सर। और हाँ ध्यान देना बेटा, कमिश्नर की प्रीवियस अप्रूवल लेने के बाद ये चाहे तो एक्सपर्ट की भी हेल्प ले सकते हैं बेटा। अगर ऑडिट पार्टी आई है अब उसको केमिकल एग्जामिनेशन करना है तो आउटसाइड पार्टी का रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट चाहिएगा बेटा, आउटसाइड पार्टी से टेस्ट रिपोर्ट चाहिएगा उस गुड्स का। तो ये सब हेल्प ले सकते हैं एक्सपर्ट्स की बेटा, केमिकल एग्जामिनेशन के लिए, असेसमेंट के लिए, वैल्यूएशन के लिए। सर सीए का हेल्प ले सकते हैं, एक्सपर्ट का हेल्प ले सकते हैं आफ्टर टेकिंग परमिशन ऑफ कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर। ओके। एंड सर लास्ट में बोलता है क्या, अगर आपने इन रूल्स को फॉलो नहीं किया, ऑडिट में कॉपरेट नहीं किया तो ऐसे केस में 50,000 तक का फाइन आप पे लग सकता है इन रूल्स के अकॉर्डिंग बेटा। ये ऑडिट अंडर कस्टम खत्म होता है। अब ये डिपार्टमेंट की इंटरनल ऑडिट है टू फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ द सेल्फ असेसमेंट, ताकि असेसी को डर रहे कि वो ऑडिट करने कभी भी आ सकते हैं बच्चों। ओके सर, लास्ट सेक्शन, लास्ट पॉइंट ऑफ द कस्टम्स एक्ट सर, सेक्शन 99B, वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस। सर ध्यान देना बेटा, एनी प्रॉपर ऑफिसर हु इज ऑथराइज्ड बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर, वो इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट की रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए या टू प्रिवेंट द स्मगलिंग को रोकने के लिए वो चाहे तो किसी भी पर्सन का सर आइडेंटिटी वेरीफाई कर सकता है। आधार ऑथेंटिकेशन जो हमने बात करी थी बेटा जीएसटी के अंदर, सर कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसके लिए वेरिफिकेशन कर सकता है। वो क्या कर सकता है, उस पर्सन को, किसी भी पर्सन को जो एंगेज्ड है इन एक्टिविटीज में, कस्टम की एक्टिविटीज में, प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो उस पर्सन को ऑथेंटिकेशन करवा सकता है सर, या फिर फर्निश द प्रूफ ऑफ आधार। सर आधार ऑथेंटिकेशन उसका कर सकता है बच्चा, या फिर एनी द डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन उससे मांग सकता है फॉर द पर्पज ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी बेटा। क्लियर? और अगर कोई पर्सन फेल हो जाता है आधार ऑथेंटिकेशन में ड्यू टू रीजंस बियॉन्ड हिज ऑन कंट्रोल, तो प्रॉपर ऑफिसर को पावर दिया कि वो चाहे तो उसको अल्टरनेट वायबल मींस भी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, आधार नहीं है, ये वाला आइडेंटिटी मुझे बता। क्लियर? टू चेक हिज आइडेंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन। ओके। एंड सर ध्यान रखना, सीबीएसई के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ क्लास ऑफ पर्सन को नोटिफाई कर सकती है और उनको बोल सकती है उन पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, उनको वेरिफिकेशन करने की कोई, उनके लिए वेरिफिकेशन के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। प्लस अगर कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर आधार ऑथेंटिकेशन जब उन्होंने किया, वो एक कंक्लूजन पे आते हैं कि ये पर्सन आधार ऑथेंटिकेशन या अदर वाइबल मींस जो हमने बताया उसके लिए भी फेल हो गया है, मतलब ये कुल मिला के अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई नहीं करवा पाया है, तो ऐसे केस में वो कमिश्नर ऑर्डर पास कर सकता है कि सर इनकी ये एक्टिविटी सस्पेंड कर दो। क्या क्या एक्टिविटी बेटा? उसको क्लियरेंस ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स, सेकंड सैंक्शन ऑफ द रिफंड, sanction of the drawback, exemption from duty, license or registration granted under this act, or any benefit भले वो monetary हो या otherwise हो, which are arising out of import or export relating to such person, sir subject to such condition as may be prescribed, इन सबको suspend कर सकता है। और सर ये suspension तब तक valid रहेगा जब तक आप अपना वेरिफिकेशन नहीं करवा देते। आइडेंटिटी जो हमने आधार या अदर वाइबल मींस बताया वो आप जब तक वेरीफाई नहीं कराओगे तब तक ये सस्पेंशन कंटिन्यू रहेगा। और हाँ ध्यान देना बेटा, जैसे ही आप अपना आधार ऑथेंटिकेशन करवा देते हो या अदर वाइबल मींस के थ्रू वेरिफिकेशन करा देते हो, तब से ये रेस्ट्रिक्शन आप पे हट जाएंगे बच्चों। क्लियर? डन। इसी के साथ भारत माता की जय। पूरा कस्टम्स एक्ट एक एक सेक्शन जो एप्लीकेबल है, हर एक पॉइंट एप्लीकेबल है, सारे खत्म होते हैं। अब बच्चों पढ़ते रहिए 100% कॉन्सेंट्रेशन से, हमारा काम है पढ़ना। और हाँ ध्यान देना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और इंडिया की कमान अब आपके हाथ में आने वाली है। सो बी रेडी, बी कॉन्फिडेंट एंड अच्छे से पढ़ो। सर ध्यान देना बच्चों, आपकी सक्सेस ही हमारी सक्सेस है, पर आपको सक्सेस कराना भी हमारी जिम्मेदारी है। ये लेक्चर देखते रहिए, डोंट बी इन अ नेगेटिव माहौल, और सर पॉजिटिव माहौल के साथ पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। शानदार तरीके से आप पढ़ाई करते जाइए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।